अंतिम प्रहार करने के लिए यहाँ जो उपस्थित हैं टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बच्चों, आज हमें अंतिम प्रहार करना है और आज बरसात का मौसम भी है बेटा, तो घर पर बैठ के आप देख भी रहे होगे, क्लासेस देख रहे होगे। और आज हमें जो करना है बेटा, अंतिम प्रहार करना है। साहित्य से एक भी प्रश्न आपका बच के नहीं जाना चाहिए। उसी श्रृंखला में आज अंतिम प्रहार हम कर रहे हैं। साहित्य संबंधित कुछ प्रश्न छूटे हुए लग रहे थे मेरे को, तो मैंने सोचा कि आपको 100% मिल जाए हमारे प्लेटफॉर्म से। तो अब उन प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। आज की जो क्लास है, लास्ट 5 डेज को हमने इसमें बुक किया है। महत्वपूर्ण कवि एवं रचनाओं को हमने लिया है यहाँ पर, उन पर ही हमें चर्चा करनी है। अब वापस हम जो है प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है हमारा, पहला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? प्रश्लिष्ट योगात्मक, बी आयोगात्मक, सी श्लिष्ट योगात्मक या डी अश्लिष्ट योगात्मक। तो इसका आंसर है बेटा, आपसे पूछा रहा है कि आकृतिक दृष्टि से कैसी है, आकृति की दृष्टि से कैसी है, तो इसका आंसर है, पहले का जो आंसर है बेटा वो सी है, श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक है, बाकी आज हमें ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करनी है, बस डायरेक्ट हमें आंसर पढ़ना है। और ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, इसमें क्या है, हमारी जो भाषा है उस पर बल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम ज़्यादा आज हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय कम है। बस आपको सरसरी नज़र से देखना है और उस सरसरी नज़र से देखते हुए ही हमें चर्चा करनी है, ज़्यादा हमें यहाँ पर विस्तृत चर्चा नहीं करनी है। नंबर 2 प्रश्न है, कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? ए मूर्ति पूजा का विरोध, बी जाति प्रथा का खंडन, सी स्त्री पुरुष की समानता या हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। इसमें किसका उपदेश नहीं दिया है? देखो, इसमें पूछा जा रहा है समाज सुधार में कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो देखो, ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता को पर बात यहाँ पर नहीं की है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? दूसरे का आंसर भी हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? स्वर्णधुनी, लोकायतन, युगवाणी और चिदंबरा। तो तीसरे का जो सही आंसर है बेटा, आपको पता होना चाहिए। देखो, स्वर्णधुनी पे इनको नहीं मिला है, लोकायतन पे भी नहीं मिला है, युगवाणी पे मिला है, चिदंबरा पे मिला है। कब मिला है बेटा? चिदंबरा पे मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ध्यान रखना कि पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कभी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कभी भी कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कभी भी कहा जाता है। बस ध्यान रखना है, ज़्यादा आज हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस सरसरी नज़र से इनको देख रहे हैं, अंतिम प्रहार कर रहे हैं, तो ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करना है हमें आज। अगले चौथे प्रश्न की तरफ देखते हैं। महादेव वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो आपको मैंने बताया था, देखो, नीरजा पे नहीं मिला, निहार पे नहीं मिला, रश्मि पे नहीं मिला, किस पे मिला है बेटा? यामा पे मिला है। ठीक है, और ये यामा जो है 4 रचनाओं का इनका संग्रह है, और ध्यान रखना 1982 पे मिला है। ये प्रश्न यहाँ से आपके फंसने के पूरे पूरे चांस हैं और पूछा जा सकता है, क्योंकि महिलाओं में जो इस समय की जो स्थिति है, तो महिलाओं में जो है पहले नंबर पे इनको मिला है। तो यहाँ से भी प्रश्न, क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बल देने के लिए और समाज में महिलाओं को एक अच्छा मान सम्मान देने के उद्देश्य से, तो आयोग भी इस टाइप का प्रश्न पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए 1982 में मिला है, और 1982 के बाद से बेटा ये पुरस्कार जो है किसी भी राइटर के संपूर्ण साहित्य पर दिया जाने लगा है। इससे पहले ये जो पुरस्कार मिलता था, ये किसी भी कवि की एक कृति पर मिलता था, लेकिन इसमें क्या है, 4 कृतियों का संग्रह है। तो निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगी, 4 इसका सूत्र बनता था हमारा नीरनिशा। नीरनिशा, तो ना से हमारा नीरजा हो गया, रा से रश्मि हो गया, इससे हमारा निहार हो गया,
और इससे हो गया बेटा सांदे गीत। क्या हो गया? सांदे गीत, सांदे गीत। ठीक है, ये 4 रचनाएं यहाँ पर हो गई हैं। तो ये सूत्र ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिला है 1982 मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 5वां प्रश्न। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? हिंदी साहित्य को कितने कालखंड में बांटा गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बेटा 4 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है, एक समय लिख देता हूं। सबसे पहला जो है हमारा वो है वीरगाथा काल, या इसे आदिकाल भी कह सकते हैं। ये सबसे पहला है। दूसरा है बेटा हमारा भक्ति काल। तीसरा है बेटा रीतिकाल। और चौथा है बेटा आधुनिक काल। ठीक है, ये इसका चारों का समय सीमा है। पहले का वीरगाथा काल, दूसरे का भक्ति काल, तीसरे का रीति काल और चौथे का क्या है बेटा? आधुनिक काल है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इनका जो काल है वो कितने 4 कालों में बटाया। और 4 कालों में क्या है? वीरगाथा काल या आदिकाल। वीरगाथा काल में मैंने आपको बताया था कि जिस पर रासो शब्द लगा हुआ होगा वो रचना वीरगाथा काल की होगी या आदिकाल की होगी। ठीक है, भक्ति में क्या है? भक्ति भी 2 भागों में बटी है, निर्गुण और सगुण। ठीक है, निर्गुण में जो सर्वश्रेष्ठ कवि है वो कबीरदास है। और जो प्रेमाश्रय शाखा है हमारी निर्गुण में भी ज्ञान मार्ग के ऊपर, ज्ञान मार्ग के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है हमारा बेटा? कबीरदास है। और प्रेम मार्ग की शाखा का जो सर्वश्रेष्ठ कवि है वो जायसी को माना जाता है। ठीक है, ऐसे सगुण में, सगुण भक्ति में राम भक्ति शाखा का सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास को माना जाता है। और उधर जो है बेटा सूरदास को माना जाता है कृष्ण भक्ति शाखा में। ठीक है, रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है बेटा? बिहारी है, ध्यान रखना। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पटअप हो सकता है। और आधुनिक काल तो ये यूँ बताया, ये आधुनिक काल जो है भारतेंदु का इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, भारतेंदु। ठीक है, पहले युग का नामकरण इनके नाम पर ही हुआ है। तो आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। छठा प्रश्न हमारा कह रहा है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है? ए विकल्प है 1850 ईस्वी, बी है 1700 ईस्वी, और तीसरा है 1750 ईस्वी से, और डी है 1900 ईस्वी से। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो क्या है बेटा? 1750 है। ठीक है, 1750 से माना जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ थोड़ा गलत हो रहा है। हाँ, ये इसका समय बेटा 1850 ईस्वी से यहाँ पर माना जाता है। मैं गलत हो गया थोड़ा सा। 6 का आंसर जो है बेटा हमारा क्या है? वो 1850 है, 1750 नहीं है। ठीक है, 1050 से 1050 से 1350 तक हमारा वो है। ठीक है, आदिकाल। 1350 1700 तक चला है हमारा भक्ति काल। 1700 से 1900 तक चला है हमारा वो रीतिकाल चला है, जिसमें से 1900 न मान के 1850 से माना जाता है। तब वहाँ पर क्या आता है बेटा? हमारा आधुनिक काल आता है। तो आधुनिक काल पूछा है तो 1850 है। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा बेटा? 1850 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कवि कबीर, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंशाय बच्चन आदि किस प्रदेश से थे? तो यहाँ पर पूछा है गुजरात है, महाराष्ट्र है, सी उत्तर प्रदेश है, डी असम है। तो देखो बहुत इजी प्रश्न है हमारा। जो हमारा हिंदी साहित्य है बेटा उसमें जो सबसे ज़्यादा हमारा उत्तर प्रदेश का जो है बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ से बहुत सारे कवियों का जन्म हुआ है। तो इसका सी आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रेमचंद लम्ही के थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। देखो अगला प्रश्न फिर पूछा जा रहा है, कबीर, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? कबीर, तुलसी, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो ध्यान रखना है बेटा,
ये सारे के सारे जो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है, रीतिकाल के नहीं है, आधुनिक काल के नहीं है। तो सारे के सारे कौन से हैं बेटा? भक्ति काल के हैं। और भक्ति काल जो है 2 भागों में बटा हुआ है, ध्यान रखना, निर्गुण शाखा और दूसरी है बेटा सगुण शाखा। निर्गुण 2 भागों में बटी है, ज्ञान मार्गी और दूसरी है बेटा प्रेम मार्गी, ठीक है। अब कबीर को पूछा है तो कबीर जो है बेटा ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, ठीक है। और प्रेम मार्गी से यहाँ पर नहीं था। सगुण भी 2 भागों में बटी हुई है, सगुण भी 2 भागों में बटी हुई है, राम भक्ति और बेटा कृष्ण भक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुलसी हैं, जो तुलसी दिए हैं वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं, और जो सूरदास दिए हैं बेटा वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। यहाँ सूरदास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको देख लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में काम देगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है? रीतिकाल का कवि कौन है? रीतिकाल के कवि की बात की है तो जयशंकर प्रसाद ए में है, बी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सी में बिहारी है और डी में सुमित्रानंद पंत है। तो ध्यान रखना है आपको कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है बेटा? सी बिहारी है, ठीक है। सी क्या है? बिहारी है। ये जो है हमारे छायावादी कवि हैं, छायावादी हैं, ठीक है। ये भी छायावादी हैं, ठीक है, और ये भी छायावादी कवि हैं। और छायावादी जो आता है बेटा ये आधुनिक काल में आता है। किस में आता है? ये आधुनिक काल में आता है, आधुनिक काल में, ठीक है, आधुनिक काल में आता है। और इसके 4 आधार स्तंभ हैं। प्रसाद, 4 आधार स्तंभ में प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है हमारे, यहाँ पर देखो जयशंकर प्रसाद, देखो ये आ गए प्रसाद, निराला देखो ये आ गए हमारे, ठीक है, पंत हमारे ये आ गए। अब वर्मा रह गए। तो वर्मा में कौन आता है बेटा? महादेवी वर्मा आती हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा। अभी आया था क्वेश्चन ना कि किस पे यामा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में, ये महादेवी वर्मा ही है। ये 4 आधार स्तंभ हैं। जैसे किसी भवन के निर्माण में हमें 4 पिलरों की जरूरत पड़ती है, तो उन 4 पिलरों में जैसे होता है 4 पिलर भवन को बनाने के लिए, तो ये 4 पिलर हैं। एक तरफ प्रसाद हैं, एक तरफ निराला है, दूसरी तरफ पंत हैं और फिर वर्मा है, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको देख लीजिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? गुंडा है, सालवती है, ग्राम है या डी मतधुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इनकी जो पहली कहानी है बेटा वो ग्राम है, शायद 1910 में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, 11वें प्रश्न की तरफ आते हैं। आधे अधूरे, जो आधे अधूरे है वो किस विधा की रचना है? आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो यहाँ कविता है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसका है हमारा। 11वां प्रश्न है हमारा। तो 11वें का जो सही आंसर है बेटा आधे अधूरे, ये नाटक है। क्या है बेटा? नाटक है हमारा, ध्यान रखना है हमारे, ठीक है। शायद मोहन आकेश का नाटक है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 12वां। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? बादल की मृत्यु, एक घूंट, कारवा या भारे का तारा, ठीक है। भारे का तारा नहीं है यहाँ पर, ये बेटा थोड़ा गलत है, ये भोर है, ठीक है, भोर का तारा। तो इसका जो सही आंसर है, बारह का जो सही आंसर है वो हमें पता होना चाहिए। क्या है बेटा? बादल की मृत्यु है, ठीक है, बादल की मृत्यु है। और ये राम कुमार वर्मा की है, इसे है पहली एकांकी माना जाता है। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में छायावादी रचनाकार है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, पंत या त्रिलोचन शास्त्री? तो मैंने आपको बताया कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, तो नागार्जुन नहीं है, मुक्तिबोध नहीं है, त्रिलोचन शास्त्री नहीं है। कौन है बेटा? सुमित्रानंद पंत हैं, ध्यान रखना। और ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के 1903 से 1920 तक जो संपादक रहे हैं द्विवेदी युग में, ये इनके बहुत चहेते कवि थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इन पर इनका हाथ रखा हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति पे इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, तो अच्छे कवि कहे जाते हैं। और इनकी क्वालिटी एक और थी कि ये अपने उसमें जो है गुलाब का फूल लगा के रखा करते थे। जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री जी, वो लगाते थे, ऐसे ये अपने उस पे जो है कोट पे गुलाब का फूल लगा के रखते थे, लंबे लंबे बाल लगते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखना है हमें, 14वां प्रश्न। पृथ्वीराज आसो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में? तो देखो मैंने अभी बताया था कि रासो शब्द अगर किसी पे लगा हुआ हो तो वो आदि काल की रचना होगी। तो भक्ति काल नहीं है, रीति काल नहीं है, आधुनिक काल नहीं है। इसका सही आंसर क्या है बेटा? आदि काल है। क्या है हमारा इसका सही आंसर? क्या है बेटा? आदि काल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 15वां। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को, भारतेंदु को, गंगा कवि को या जयशंकर प्रसाद को? तो ये गंगा नहीं है, ध्यान रखना, ये गंग कवि है जिसकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है, ये गंग कवि की रचना है, ध्यान रखना, ये गंग कवि है। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए अमीर खुसरो, बी भारतेंदु, सी गंग कवि या डी जयशंकर प्रसाद? तो 15 का जो सही आंसर है बेटा वो आपको पता होना चाहिए। किसको कहा जाता है? भारतेंदु को कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा जो चौथा जो युग है आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल, इसे गद्य युग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का रहा है। ठीक है, कई विधाओं का इस वाले उसमें वर्णन रहा है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम 16वें प्रश्न को लेते हैं, 16वें प्रश्न पे चर्चा करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? कवि वचन सुधा, उदंत मार्टन, हरिश्चंद्र पत्रिका और सरस्वती पत्रिका? तो देखो इसमें समाचार पत्र की बात करी है। देखो कवि वचन सुधा ये पत्रिका है, ठीक है, ये हरिश्चंद्र पत्रिका है ये भी, ठीक है, और ये भी बेटा क्या है? पत्रिका है। तो देखो आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं कि उदंत मार्टन ये क्या है? हमारा पत्र है। क्या है? पत्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल का है, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 17वें प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात कर लूँ आपसे बेटा। देखो पेपर्स तो आपका जल्दी ही होने वाला है, 4 से 5 दिन लगने वाले हैं, लेकिन इस पेपर में आपको जो है ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, जल्दबाजी आपने की तो आपका जो किया हुआ है वो भी सारा गड़बड़ हो जाएगा। तैयारी के लिए ज़्यादा नोट्स आप ना पढ़ें, जो है सटीक सटीक आपने ना है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उनको ही आपको रिवाइज करना है। नई चीज़ ना पढ़ें, नई चीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, द्वंद्व की स्थिति हो सकती है। कहते हैं ना कि आधी को छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, तो वो कंडीशन आपके साथ में बन सकती है। इसलिए आपको दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। मौसम बरसात का है तो आप घर पे बैठ के चीज़ों को, नोट्सों को अपने रिवाइज करें, नई चीज़ों को ज़्यादा ना पढ़ें। जितना पढ़ रखा है वो आपके लिए पर्याप्त है। और मैं आपको ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि 12th स्टैंडर्ड से यहाँ पर परीक्षा रखा है, तो 12th स्टैंडर्ड में बेटा आपसे सिर्फ 12th तक की ही जानकारी रखी जाती है। ज़्यादा कठिन क्लिष्ट पेपर नहीं आना है। ठीक है, ज़्यादा क्लिष्ट पेपर नहीं आता है। आयोग को भी देखना होता है कि 12th पासिंग वाले बच्चों को भी लेना है। अब
यूट्यूब पे पता नहीं कितना कितना डीपली इतना गहनता से पढ़ा रखा है। जो बेटा टीएसटी पीएचटी यूजीसी नेट के लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो तक क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, जिनका कोई औचित्य कोई सार नहीं बैठता है। तो आप जो है ज़्यादा गठरी अपने शरीर के ऊपर ना रखें, बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहें। जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना आप 100% दे पाएंगे और बड़ा अच्छी से आप तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको फिर पुनः बता रहा हूँ कि ज़्यादा गठरी आपको दिमाग पर नहीं रखनी है, स्वतंत्रता के साथ में रहना है और अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएंगे। और पेपर्स होने के बाद में फिर मैं आपसे मिलूंगा इसी चैनल पर और आपको बताऊंगा कि हाँ पेपर्स क्या है क्या नहीं होते हैं। तो आप जो है बिल्कुल परेशान ना हो, अपने बिल्कुल दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखें। अब नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं हम, 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। शायद 7वां प्रश्न हमने नहीं पढ़ा है। 7वां प्रश्न क्या था? हाँ, 7वां प्रश्न हमने नहीं पढ़ा। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना जीएस में भी क्वेश्चन पट ऑफ हो जाएगा। साहित्य से संबंधित पुरस्कार है तो इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, वर्ष 2016 का वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो ध्यान रखना ये नासिरा शर्मा को मिला था। ठीक है, नासिरा शर्मा को मिला था। रचनाओं पे मैं चर्चा कर नहीं रहा हूँ, कोई इतना डीपली आपको पढ़ने की आवश्यकता कोई है नहीं। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? ए रमेश कुंतल मेघ, बी मृदुला गर्ग, सी रामदास मिश्र या डी रमेश चंद्र शाह। तो आपको इसका सही आंसर क्या लग सकता है? ठीक है, क्या लग रहा है इसको सही आंसर? आप मेरे को बताइए सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो क्या है? रमेश कुंतल मेघ को दिया गया है। ठीक है, रमेश कुंतल मेघ को दिया गया है, मृदुला गर्ग को नहीं है, रामदास मिश्र नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? नंद किशोर आचार्य, वी चित्रा मुद्गल, सी मृदुला गर्ग और डी रामदर्श मिश्र। तो आपको 19 का जो सही आंसर है वो पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। चित्रा मुद्गल को दिया गया है, नंद किशोर आचार्य नहीं है, मृदुला गर्ग नहीं है, रामदास मिश्र नहीं है। कौन है? चित्रा मुद्गल है। ठीक है, 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला है? तो इसका जो सही आंसर आपको बताओ क्या हो सकता है? रामदास मिश्र हो सकते हैं, रमेश चंद्र शाह हो सकते हैं, नंद किशोर आचार्य हो सकते हैं, जुगल किशोर हो सकते हैं। सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा सी है, नंद किशोर आचार्य। इनको नहीं है, इनको नहीं है, इनको नहीं है। नेक्स्ट 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, तो अच्छा प्रश्न है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठीक है, किस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? मतलब इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? व्यंग्यकार बेटा उन लोगों को कहा जाता है जो कटाक्ष करते हैं। ठीक है, कटाक्ष करते हैं। तो उसमें जो सही आंसर है 21 का जो सही आंसर है वो आपको पता होना चाहिए क्या है। तो ध्यान रखना ये बेटा मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। लोग बा हरिशंकर परसाई को लगा देंगे, जो रोंग हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, किसका है बेटा? मैथिली शरण गुप्त का है। नेक्स्ट देखते हैं 22वां प्रश्न हम। हाँ, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं चंद्रवरदाई, भट्टकेदार, बलदेव चंद्र या भगवान सिंह। 22 का सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर क्या होगा? तो इसके क्या है बेटा? भट्टकेदार हैं। ठीक है, जयचंद्र प्रकाश। ठीक है, संस्कृत के राइटर हैं, संस्कृत के हैं ये। ठीक है, ध्यान रखना संस्कृत के हैं। ठीक है, भट्टकेदार हैं। ठीक है, और ध्यान रखना आप जो है थोड़ा संस्कृत की बात आई है तो फिर मैं शायद भूल जाऊं, तो ध्यान रखना। एक रघुवंशम है, एक कुमार संभवम है। ठीक है, ये दोनों तो किसके हैं बेटा? कालिदास के हैं। ठीक है, जीएस में भी मिल सकता है आपको। ठीक है, 12th लेवल का पेपर है तो ध्यान रखना। ऐसे ही एक होता है, एक सूत्र होता है एस के एन। ठीक है, एस से होता है शिशुपाल बधम, शिशुपाल बधम। के से होता है हमारा क्राता अर्जुनियम।
अरे देखो, इसका सही आंसर था हमारा, सही आंसर क्या था हमारा? भटकेदार। ठीक है, ये संस्कृत के राइटर हैं, ध्यान रखना, संस्कृत के कवि हैं, ये ध्यान रखना। अब संस्कृत कवि से मैं आपको बता रहा था, आपको दो कवि, दो मतलब 5 महाकाव्य और देख लेने संस्कृत के। एक तो है आपका रघुवंशम, एक है कुमार संभवम, ठीक है, रघुवंश कुमार संभवम, ये दोनों कालिदास के हैं। ठीक है, ऐसे ही एक सूत्र होता है एस के एन, ठीक है, एस के एन सूत्र है ये, तो एस से हो जाएगा बेटा शिशुपाल वधम, ये से हो जाएगा क्रातार्जुनियम, और एन से हो जाएगा नैस्दिय चैतम। ठीक है, ये भी हमारे हैं शिशुपाल वधम, ये बेटा माघ हैं, संस्कृत के कवि हैं। क्रातार्जुनियम के बेटा भारवी हैं। ठीक है, और नैस्दिय चैतम के कौन है बेटा? श्रीहर्ष हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, और ये संस्कृत साहित्य की बृहत्त्रयी में भी शामिल है, ये जो तीनों हैं हमारे, ये संस्कृत साहित्य की बृहत्त्रयी में भी शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, और एक और देख लो, अशुभ घोष का एक बुद्ध चरितम और देख लो, बुद्ध चरितम। ठीक है, बुद्ध चरितम, ठीक है, ये किसका है बेटा? अशुभ घोष का है। ठीक है, जीएस में भी पूछी जा सकती है रचना आपके जीएस में, तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। ठीक है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, अच्छा वो है, कंटेंट अच्छा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे मैं एकदम साइड से हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना जब। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 23वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमिलित करके सही उत्तर चिन्हित करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना। देखो, ये निर्मला, ए में निर्मला, बी में चिंता के फूल, सी में वरदान, डी में भार दुर्दशा। इधर क्या दे रखा है? ए बी टेबल दे रखी है, ए नाटक, बी कहानी, सी तीसरा क्या निबंध, और डी उपन्यास। तो देखो, आपको पता होना चाहिए निर्मला क्या है, तो निर्मला ध्यान रखना, निर्मला क्या है बेटा? हमारा उपन्यास है। ए का 4 कहाँ जा रहा है? ए का 4 देखो 2 जगह आ रहा, 3 जगह आ रहा है ए का 4। अब दूसरे प्रश्न की तरफ, दूसरी तरफ है, चिता के फूल नहीं पता, वरदान नहीं पता, लेकिन भार दुर्दशा पता है। भार दुर्दशा क्या है बेटा? नाटक है। किसका है? डी का फर्स्ट कहाँ पर आ रहा है? देखो, इसको देख लेते हैं थोड़ा, डी का फर्स्ट, फिर देखते हैं इसको। हाँ, देखो, ये निर्मला किससे मिल रहा है? उपन्यास से मिल रहा है, ये नाटक से मिल रहा है, तो ए का 4 यहाँ पर आ रहा है, ए में, बी में और डी में आ रहा है। ठीक है, और ये डी का फर्स्ट कहाँ जा रहा है? डी का फर्स्ट एक में आ रहा है, तो इसका देखो वी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है, इतने इजी के तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ऐसे मैचिंग भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो, फिर आ गया, फिर देखो, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के नाम से सुमेलित करना है। ठीक है, 24वां प्रश्न है हमारा, इसको देखते हैं हम, ढंग से देखते हैं हम। देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भुवन से देन कहीं नटी जाए। तो ध्यान रखना बेटा, विहारी का दोहा है, और संयोग श्रृंगार मतलब श्रृंगार रस का भी कौन सा? संयोग श्रृंगार, वो इसमें यहाँ पर है। ठीक है, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन पिट्टिकों से कर गए हैं कुछ, कभी बासन घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन पिट्टिकों से कर गए हैं कुछ, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ध्यान रखना, ये पंक्ति किसकी है बेटा? अज्ञे की है, और अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे है, उनकी पंक्ति है। ठीक है, उनकी पंक्ति है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ सी का क्या हो जाएगा बेटा? सी का फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो, 2 से मिला कर देखो, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट यहाँ पर मैच कर रहा है, देखो, और कहीं नहीं है। और 4 डी का 2, डी का 2 देखो, डी का 2 यहाँ मैच कर रहा है,
तो आगे विकल्प मिलाने की जरूरत नहीं है, दो को देख लो। और भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये भी ध्यान रखना। ये भी पंक्ति जो है किसकी है बेटा, ये तुलसीदास की पंक्ति है। यानी कि ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो ए का 4 दो जगह है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम पंक्ति उठाएं तो कभी हम नीचे से कभी ऊपर से भी, हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। ये पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हो रहा है इसका ए का, देखो ए का किसने हो रहा था, ए का 4 हो रहा था, ठीक है। बी का क्या होना है, 3 होना है, देखो हो गया। सी का क्या हो गया, सी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। और डी का क्या हो गया बेटा, डी का क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर ये ऐसे मैचिंग करनी है, आप इजीली इसको कर लेंगे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा है, देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। संभावित प्रश्न है बेटा, अगला है बेमेल छांटना है, इसमें बेमेल छांटना है। सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता, गोदान। तो देखो ये जो है सेवा सदन, ये उपन्यास है, ठीक है। निर्मला ये भी उपन्यास है, ठीक है। और गोदान ये भी उपन्यास है, ठीक है। इसमें बेमेल क्या है, चंद्रकांता ये नाटक है। और ये जो नाटक है ये ऐसा नाटक है कि इस नाटक के लिए जो है बेटा 1 लाख लोगों ने उस समय में हिंदी को सीखा था, हिंदी को सीखा था। और देवकीनंदन खत्री इसके जो वो हैं, वो देवकीनंदन खत्री का है, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है। चंद्रकांता, तो यहाँ पर ये उपन्यास हैं। और ध्यान रखना कि प्रेमचंद के उपन्यासों से एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर एक सूत्र लिख कर दिखा रहा हूँ तुम्हें, एक सूत्र लिख रहा हूँ, वो आपके लिए काम कर जाएगा। देखो मैं यहाँ पर जो है एक सूत्र नोट करो। एक सूत्र है बेटा, इसको नोट करो। यहाँ पर इनके तुम्हें सारे जो वो हैं वो यहाँ मिल जाएंगे आपको, और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, एक सूत्र लिखो प्रेमचंद के उसके लिए। प्रेमचंद के देव प्रेम से सेवा का वरदान मिला, काया निर्मल, गोदान कर्म, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, इसमें मैं यहाँ बनाता हूँ इसकी ट्रिक। देखो इससे तो बन जाएगा देव स्थान रहस्य, ये उपन्यास है, ठीक है। प्रेम से क्या है, प्रेमचंद हो जाएगा यहाँ पर। ये सेवा से क्या हो जाएगा, सेवा सदन, ठीक है। वरदान से क्या हो जाएगा बेटा, वरदान हो जाएगा, ठीक है। इससे काया से कायाकल्प हो जाएगा, ठीक है। निर्मल से क्या हो जाएगा बेटा, निर्मला हो जाएगा, ठीक है। कर्म से कर्म भूमि हो जाएगा। और गोदान से क्या हो जाएगा, गोदान हो जाएगा, ठीक है। और एक इनका यहाँ पे इसमें नहीं है, एक इनका एक उपन्यास और है, वो ध्यान रखना, वो मंगल सूत्र है। क्या है बेटा, मंगल सूत्र है।
और जो क्या है बेटा अपूर्ण है, क्या है बेटा अपूर्ण है, ये सारे बाकी पूर्ण हैं। और ये जो है इनके पुत्र अमृत राय, जो इनका पुत्र है अमृत राय, उसने इसको पूर्ण किया था। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके लिए बनने हैं हमारे, ये कलर दिख रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सूत्र है, इसको नोट कर लो, यहाँ से आपके कई सारे वो चीज़ हो जाएंगे और एक सूत्र में यहाँ पर प्रोए हुए हैं। दूसरी बात, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बिल्कुल मैंने आपको बताया है, बस आपको शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, नई चीज़ कोई नहीं पढ़नी है। और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। चैनल को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, आपके हित के लिए और उपयोगी सामग्री को हम लेकर आते हैं। बरसात का मौसम हो रहा है, आप घर पे बैठ के अपने उन चीज़ों को आप पढ़ते रहिए और वॉचिंग जो है आप करते रहिए। अच्छा बढ़िया प्रोटीन युक्त खाना खाइए जिससे आपकी स्मरण शक्ति ठीक ठाक रहे, और अच्छा हल्का लाइट खाना ही लें, ठीक है, ज़्यादा हैवी खाना ना लें, नहीं तो नींद की समस्या भी आपके सामने आ जाएगी। और नींद अगर ज़्यादा आ रही है तो भैया आप उठ जाएं चेयर से, और उठने के बाद में जो है बिस्तर पे लेट के ना पड़ें, उठ जाएं आप, उठने के बाद में आप जो है चहलकदमी कर लें, ठीक है, जीने के 10 चक्कर मार लें या 5 चक्कर मार लें, आपकी नींद काफुर हो जाएगी, भाग जाएगी। और उससे भी हो रहा है तो भैया पानी पी लें या चाय बना के पी लें, जिसमें आपको अच्छा लगे वैसा कर लें, ठीक है। और जो आपकी चीज़ में इसमें नींद आ रही है उस सब्जेक्ट को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बेटा बच्चों के लिए बड़ा ही हितकारी रहा है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि हमें कैसे करना है, रिवाइज सारे उनका करना है, सारे सब्जेक्ट को आपको करना है, कई सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, और मेरी शुभकामना आपके साथ हैं, ठीक है। धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद।